अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम जवेरिया कमाल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। मेरे पास एक सवाल बहुत ज़्यादा आ रहा था कि हम ट्रैवल एजेंसी को किस तरह चूज़ करें कि हमारे साथ फ्रॉड ना हो। मैंने सोचा था कि जब हज के बाद इंशाल्लाह उम्रा वीज़ा ओपन होंगे तो ही इस टॉपिक पर बात करूँगी, और अब अल्हम्दुलिल्लाह ओपन हो गए हैं, तो चलें जी इस टॉपिक पर भी आज बात कर लेते हैं। तो होता क्या है कि ट्रैवल एजेंट आपके साथ तभी फ्रॉड कर सकता है जब आपको इतनी ज़्यादा मालूमात ना हो। अगर आपको मालूमात होगी तो आप उनसे कम्युनिकेट करेंगे, और जब आप उनसे हर तरह के सवाल करेंगे और आपको पहले से मालूम होगा कि जितने पैसे आप उनको दे रहे हैं क्या उतनी सहूलियात आपको प्रोवाइड की जा रही हैं, तो आपके साथ हरगिज़ फ्रॉड नहीं होगा। अब फ्रॉड क्या होता है? फ्रॉड ये होता है कि ट्रैवल एजेंट ने आपको अच्छी एयरलाइन का कहा या अच्छे होटल का कहा जिसका रास्ता बहुत कम है हरम से, तो आपको वो प्रोवाइड नहीं किया जाता। इस तरीके के फ्रॉड अक्सर हो जाते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं, अगर आप उनसे कम्युनिकेट करेंगे, आप उनसे बात करेंगे कि भाई अच्छा ये हमें प्रोवाइड कर रहे हैं तो क्या है, कहाँ है, तो जब आप उनसे बहुत सवाल करेंगे तो आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हैं। ऐसा नहीं है कि हर ट्रैवल एजेंसी या हर ट्रैवल एजेंट वाले ही ऐसा करते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो कि इस तरह की कुछ उसको वो शायद नाम देते होंगे कि प्रॉफिट है, लेकिन वो झूठ बोल देते हैं और इस तरह वो अपने कुछ कमीशन कह लें या पैसे बचा लेते हैं। खैर ये टॉपिक अलग है, लेकिन हम आज बात करते हैं कि हम लोग किस तरह ट्रैवल एजेंट से बात कर कर एक अच्छी ट्रैवल एजेंसी चूज़ कर सकते हैं और एक अच्छा उम्रा ट्रिप अपने लिए प्लान कर सकते हैं। तो चलिए जी कुछ पॉइंट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर बात आती है एयरलाइन की। अक्सर ट्रैवल एजेंट्स ऐसे होते हैं कि आपको एयरलाइन कुछ कह देते हैं और किसी और एयरलाइन में आपको भेज देते हैं। अब वो कोई भी बहाना लगाएं कि भाई उस एयरलाइन की तरफ से कुछ इशू हो गया है या ये हो गया है, वो हो गया है, वो अपने एयरलाइन के कुछ पैसे बचाते हैं। हर एयरलाइन के जो चार्जेस हैं वो अलग होते हैं। जो कनेक्टिंग फ़्लाइट्स होती हैं उनके चार्जेस अलग होते हैं, जो डायरेक्ट फ़्लाइट्स होती हैं उनके चार्जेस अलग होते हैं। जैसे कि कनेक्टिंग फ़्लाइट्स में अगर हम एमिरेट्स देखें, वो एक अच्छी एयरलाइन है तो उसके चार्जेस कुछ अलग हैं। इस तरीके से हर एयरलाइन के चार्जेस अलग होते हैं। अब अगर आपका स्टे उन्होंने बताया है कि आपका स्टे होने वाला है जी दुबई में, ठीक है, तो वो दुबई में कहीं पर भी हो सकता है आपका स्टे करवा दें, आपको एमिरेट्स की जगह कोई और एयरलाइन प्रोवाइड कर दें जो कि एमिरेट्स से कम चार्जेस में हो। इस तरह उन्हें उस एक बंदे के ऊपर अगर 5, 6 या 7 हज़ार भी बच रहे हैं तो पूरे ग्रुप के जब वो पैसे बचेंगे तो आप सोचेंगे कितने ज़्यादा होंगे। तो सबसे पहले तो आपने उनसे ये पूछ लेना है कि जी हमारी एयरलाइन कौन सी है, ताकि जो एयरलाइन के पैसे आप उनको दे रहे हैं वही एयरलाइन आपको प्रोवाइड की जाए और उसी के अंदर आप अपना सफ़र का आगाज़ करें। अच्छा जी, कुछ कनेक्टिंग फ़्लाइट्स पे आपको क्या होता है कि बता दिया जाता है कि इतने घंटे की कनेक्टिंग फ़्लाइट है। जैसा कि मैं जब एमिरेट्स में गई थी तो जाते हुए बता दिया था कि 2 घंटे हमारा वहाँ पे यानी कि दुबई एयरपोर्ट पर स्टे होगा और आते हुए 9 घंटे का स्टे होगा। तो ये बात हमें पहले से बता दी गई थी और हमने इस बात पर एग्री करके ही गए थे। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि बस बोल देते हैं कि नहीं बस 1 घंटे की बात है, थोड़ी देर रुकना होगा और फिर आपने वहाँ से कनेक्टिंग फ़्लाइट ले लेनी है। अच्छा, जब आप हेल्दी होते हैं या आप जवान होते हैं तो आपके लिए इस तरह किसी भी एयरपोर्ट पर स्टे करना थोड़ा आसान होता है, लेकिन अगर आपके साथ कोई पेशेंट्स हैं या ओल्ड एज पीपल हैं तो उनके लिए आपको पहले से ये तमाम बातें मालूम होनी चाहिए कि अगर हमारा स्टे है किसी भी एयरपोर्ट पर तो वो कितनी देर का है, कितने घंटे हमें लगेंगे, ताकि उसके अकॉर्डिंग ही आप अपने ट्रिप को प्लान करें। लाजमी अपने ट्रैवल एजेंट से जब एयरलाइन की बात हो तो सबसे पहले पूछ लें कि कौन सी एयरलाइन है, कौन से एयरपोर्ट पर कनेक्टिंग फ़्लाइट होगी, कितने घंटे का स्टे है। ये सब बातें आपने पहले से पूछ लेनी और आपने उस वक्त चेक भी कर लेना है कि कितने प्राइस बन रहे हैं रिटर्न टिकट के और क्या चार्जेस हैं। सब कुछ इंटरनेट पर अवेलेबल होता है। जो भी एयरलाइन है वो अपने तमाम जो टिकट प्राइस है वो अपनी वेबसाइट्स पर देते हैं, तो आप उसको भी चेकआउट ज़रूर कर लीजिए। दूसरी बात जो है, जब हम एयरपोर्ट पर उतरते हैं तो हमें ट्रैवल एजेंट की तरफ से एक ट्रांसपोर्ट कंपनी बता दी जाती है कि वो ट्रांसपोर्ट कंपनी आपको एयरपोर्ट से अपने होटल मतलब जद्दा एयरपोर्ट से मक्का होटल और फिर मक्का से मदीना और मदीना से मक्का और फिर मक्का से वापस जद्दा छोड़ेंगे और ज़ियारतें इंक्लूड होंगी तो ज़ियारतें भी करवाएंगे। अब ये जो ट्रांसपोर्ट कंपनी है ये आप उनसे पहले पूछ लें कि है पक्का या नहीं है। अभी जब
उम्रा वीज़ा ओपन हुए थे कोविड के बाद, तो मेरी एक जानने वाली गई थी, उनको कहा गया था कि आपकी ट्रांसपोर्ट कंपनी है, अरेंज की गई है, उनसे पैसे लिए गए थे, लेकिन वहाँ पर उनको किसी भी तरह की कोई ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड नहीं की गई उन्हें वहाँ, और उन्हें बहुत मुश्किल हुई क्योंकि जद्दा से जब आप मक्का जाएंगे तो आपके बहुत 100 रियाल तो आपके काफ़ी रियाल लग जाएंगे, और फिर आप इस तरह हर सफ़र में जब वो रियाल पे करते रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपके लिए मुश्किल होगी, और वो पैसे आप पहले से भी यहाँ पर पे कर चुके। जो तीसरी चीज़ है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा फ्रॉड किए जाते हैं, सबसे ज़्यादा झूठ बोला जाता है, और वो है होटल्स। अच्छा क्या होता है कि कुछ ट्रैवल एजेंट्स आपके भले के लिए भी करते हैं, लेकिन कुछ ट्रैवल एजेंट्स झूठ भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि आपको कहा गया कि भाई आपका जो होटल है वो होगा 400 मीटर्स पर मक्का में। अब 400 मीटर्स जो है, जितने लोग गए हैं उन्हें मालूम होगा कि इब्राहिम अल खलील रोड पर बहुत ही करीब जो होटल्स होते हैं वो होते हैं 400 मीटर्स। वो उसका जो रास्ता होता है वो हरम का जो स्टार्ट होता है वहाँ तक होता है। जैसा कि अगर मैं अब्दुल अजीज़ गेट की तरफ से बात करूं तो वहाँ पे अल रजी बैंक है, जितने लोग गए हैं उन्होंने देखा होगा, जो जमजम टावर हमारे सीधे हाथ पे और उल्टे हाथ पे अल रजी बैंक है, वहाँ तक का जो रास्ता होता है उसे कहा जाता है 400 मीटर्स। अब जो वहाँ से मताफ तक का जो रास्ता है वो भी तकरीबन 300 to 400 मीटर्स है, लेकिन उसको इंक्लूड नहीं किया जाता, और ऑब्वियसली सी बात है वो आपको सिर्फ वहीं तक का बताएंगे, यानी कि हरम तक का। अच्छा, जब 400 मीटर्स कहा जाता है तो अक्सर ऐसा करते हैं कि प्रोवाइड किया जाता है 700 to 800 मीटर्स। जब 700 to 800 मीटर्स कहा जाता है तो प्रोवाइड किया जाता है 1000 मीटर्स या 1200 मीटर्स। तो पहले से ही बात पूछें, उनसे अपने होटल का नाम पूछें। मैप पर हर होटल का नाम आपको मिल जाता है, बआसानी आपको पता चल जाएगा कि वो हरम से कितनी दूर है और आपको कितनी देर लगेगी। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलना प्रॉब्लम नहीं है, वो अगर दूर भी है तो कोई बात नहीं, थोड़े कदम और चल लेंगे। लेकिन अगर आपके साथ कोई पेशेंट्स हैं, ओल्ड एज पीपल हैं, आपके कोई ऐसे लोग हैं जो ज़्यादा नहीं चल सकते, तो उनके लिए बेहतर है कि पहले ही आप सारी मालूमात लें कि कितनी दूर होटल है, कितनी देर लगेगी पहुंचने में, ताकि आपको पहले से ये मालूमात हो। अच्छा, कुछ होटल्स ऐसे होते हैं कि इकनॉमी पैकेज में दूर होते हैं और वो पैकेज में ज़रा सस्ते होते हैं, तो अक्सर लोग वो ले लेते हैं, क्योंकि उन्हें ये बात कही जाती है कि शटल बस होगी जो कि आपको एक पॉइंट तक छोड़ेगी और फिर आप आसानी हरम तक जा सकते हैं। अच्छा, वो शटल बस भी आपको काफ़ी दूर छोड़ती है, लेकिन चूँकि अगर सस्ता पड़ रहा होता है तो अक्सर लोग वो पैकेजेस ले लेते हैं। यहाँ पर एक और बात बता दूं, अगर आपके पैकेज में शटल बस इंक्लूड है तो आप उनसे पहले पूछिएगा कि क्या आपके होटल वालों के पास कितनी शटल बस है। मेरा अपना ये एक्सपीरियंस रहा 2018 में। शटल बस का होटल हमने खुद पसंद किया, खुद लिया। वो थोड़ा दूर था, होटल बहुत अच्छा था लेकिन थोड़ा दूर था, लेकिन शटल बस की वजह से हमारे बहुत घंटे ज़ाया होते थे, इस वजह से क्योंकि उस होटल की एक ही शटल बस थी जो कि पहले होटल से लोगों को लेती थी, फिर होटल के बाहर पहले वो वेट करती थी कि भर जाए, फिर वो जाकर पॉइंट पे छोड़ती थी और फिर वो वेट करती थी कि भरे और फिर वो होटल आती थी। तो इससे क्या होता था, और इतनी बड़ी भी नहीं थी, हाईएस्ट टाइप थी, तो उसके अंदर बहुत मुश्किल होती थी, क्योंकि मैं वेट करती थी कि भाई पहले बड़े चले जाएं, या इस तरह होता है ना कि हमारे आसपास कुछ लोग खड़े हैं तो पहले वो चले जाएं फिर हम चले जाएं, लेकिन इस चक्कर में बहुत घंटे ज़ाया होते थे। और तकरीबन अक्सर तो ऐसा हुआ कि फजर पढ़ने के बाद जब 7:30 बजे हम उस पॉइंट पर आए हैं तो हमारी जो बस है उसने हमें, वो बस ही हमें जो मिली है वो तकरीबन 10 बजे मिली, और फिर हम अपने होटल 10:30 ऐसे पहुंचे। आप यकीन करें 3 से 4 घंटे हमारे इसमें ज़ाया हो जाते थे। इवन होटल हमारा करीब था लेकिन हमें रास्ता उस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो काफ़ी दफ़ा हमें इस तरह की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। तो अगर आप शटल बस वाला होटल ले रहे हैं, आपको मालूम है कि आपके होटल में शटल बस होगी जो कि आपको पॉइंट तक छोड़ेगी, तो पहले उनसे ये बात पूछ लें कि आपके होटल के पास कितनी शटल बस है, ताकि आपको मालूम हो कि भाई अगर जिनके पास 2, 4, 5 होती हैं उनके लिए बड़ी आसानी होती है, वो अगर आप 2, 3 भी आकर बैठते हैं तो वो फ़ौरन छोड़ देती है और फिर वापस आ जाती है। लेकिन अगर
एक हो तो फिर बहुत मसले वाली बात है और आपके बहुत घंटे ज़ाया हो जाएंगे। जो चौथा पॉइंट है वो है दिन। अच्छा, दिनों के अंदर मैंने काफ़ी सारे ट्रैवल एजेंट्स को देखा है जो कि आपको इस तरह थोड़ी सी गलत बयानी करते हैं कि 21 दिन का पैकेज देंगे। 21 दिन का पैकेज कहते हैं तो 21 दिन का मतलब क्या हुआ कि आपने 21 दिन के लिए वहाँ पे रहने के लिए पैसे पे किए हैं ना। लेकिन होता क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल आज जो है वो 15 जुलाई है और 15 जुलाई को आपको कहा जाएगा कि भाई 15 जुलाई से आपका जो स्टार्ट है और फॉर एग्जांपल 21 दिन जब भी बनते हैं उस डेट तक आपके इतने 21 दिन हो जाएंगे। अब 15 जुलाई जब आपको लेकर जाएंगे तो आपकी जो फ्लाइट होगी वो होगी 15 जुलाई की रात 11 या 12 बजे की, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, आपके 15 जुलाई के पैसे ले लिए, एक दिन आपका ले लिया, लेकिन आप 15 जुलाई को तो वहाँ नहीं पहुँचे, आप 15 जुलाई को एयरपोर्ट पहुँचे। आप जब 16 जुलाई की सुबह में वहाँ पहुँचेंगे तो आपका ऑलरेडी एक दिन आपके पैकेज से वो काउंट कर लेते हैं, ठीक है। तो जब वो एक दिन काउंट कर लिया, उसके बाद क्या हुआ, जब आपकी वापसी है तो आपको कहा जाएगा, अब जैसे आपकी वापसी फॉर एग्जांपल 3 तारीख की है, भाई आपको बोला गया कि 3 तारीख को आपके इतने दिन कंप्लीट हो रहे हैं। अब 3 तारीख को क्या करेंगे कि 2 को दोपहर में ही आपको एयरपोर्ट बुला लिया जाएगा और रात में आपकी फ़्लाइट होगी। और जब आप अपने लेट नाइट यहाँ पहुँचेंगे, यानी पाकिस्तान या किसी भी मुल्क से आप जा रहे हैं, तो तब 3 तारीख होगी। इस तरह करके शुरू का एक दिन, लास्ट का एक दिन ट्रैवल एजेंट्स इसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम करते हैं और ये अच्छे अच्छे ट्रैवल एजेंट्स भी करते हैं। इवन आप उनको पे जो करते हैं वो अगर 9 दिन मक्का में है, 9 दिन मदीना में है, 12 दिन मक्का में है, 12 दिन मदीना में है, लेकिन वो 11-11 दिन होता है। इस तरह उनके पास एक एक दिन हर बंदे का बच जाता होगा, तो वो अपना कमीशन कह लें या प्रॉफिट कह लें, जो भी कहते हैं मुझे नहीं मालूम। लेकिन इस तरह भी पहले आप उनसे पूछें कि भाई ये तो इतने दिन बन रहे हैं, आप उनसे कम्युनिकेट। यहाँ पर एक और बात कहना चाहूँगी कि मेरी एक बहुत प्यारी फ्रेंड वो उम्रा पर जा रही थी और उसने काफ़ी सारे सवाल जब किए मेरे कहने से कि भाई ऐसा है, तो ट्रैवल एजेंट ने आगे से कहा कि भाई आप तो बहुत सवाल कर रही हैं, ऐसे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो जी क्यों मुश्किल हो जाएगा, जब आपको पे किया जा रहा है, कोई भी ट्रैवल एजेंट है, जब उनको पे किया जाएगा, अगर कोई भी इंसान अपनी जमा पूंजी से, अपने बहुत मेहनत से जमा किए हुए पैसों से आपको 2 लाख पे कर रहा है, या अगर ज़्यादा लोग जा रहे हैं तो 2-2 लाख सबके पे कर रहा है, तो वो उसका हक बनता है कि वो आपसे सवालात करे। और आपका भी ये हक बनता है कि जब आप उनसे पैसे ले रहे हैं, वो आपको पे कर रहे हैं, तो आप उनके सवाल के जवाब दें ताकि वो सेटिस्फाई हों कि भाई हमने जो पे किया है, आया हमें वो चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी या नहीं की जाएंगी। तो आई होप कि ये कुछ जो पॉइंट्स हैं, अगर आप इनको मद्देनज़र रखेंगे तो यकीनन आपका उम्रा ट्रिप बहुत आसान होगा। आप अपने ट्रैवल एजेंट्स के साथ कम्युनिकेट करें। अगर आप सब इंटरेस्टेड हों तो मुझे बताइएगा। मैं कराची की जो बेस्ट ट्रैवल एजेंसीज़ हैं जिनसे मैंने ख़ुद ट्रैवल किया है, या आइंदा जब मैं जाऊँ इंशाल्लाह तो ट्रैवल करूँगी, तो उनके बारे में तमाम मालूमात मैं कोशिश करूँगी कि आपको वीडियो में प्रोवाइड करूँ, ताकि आप सब एक अच्छी ट्रैवल एजेंसी के थ्रू जा सकें और उनसे भी कम्युनिकेट कर सकें, बात कर सकें और अच्छे से अपने उम्रा ट्रिप को प्लान कर सकें। तो ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो मैं कोशिश करूँगी कि अगली वीडियो हम इसी टॉपिक पर बनाएंगे और आपको सारे ही ट्रैवल एजेंट्स की मैं जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करूँगी, ताकि आप उनसे बात करें और अपने उम्रा ट्रिप को बहुत आसान बनाएं। यहाँ पर एक और बात कहना चाहूँगी, उम्रा हो या हज हो, मुशक्क़त का नाम है, थोड़ी सी मेहनत है और थोड़ी अगर आपको वहाँ पर मुश्किलात पेश आती हैं। जैसा कि यहाँ मैं एक बात कहूँगी कि एक फॉर एग्जांपल कभी कभी ऐसा होता है कि ट्रैवल एजेंट आपके साथ धोखा नहीं कर रहा होता, लेकिन वो आपको अच्छी चीज़ प्रोवाइड कर रहा होता है उतने पैसों में जितने आपसे लिए हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं बताती चलूँ कि अगर आपको कहा गया कि आपको एक 4 स्टार मक्का का होटल दिया जाएगा, जो कि बहुत खूबसूरत है, जो आपको पिक्चर्स वगैरह में दिखा दिया और आपने भी देखा कि जी बहुत अच्छा है, लेकिन आप जब गए, आप बस से उतरे, आप होटल में गए, तो आपने देखा ओहो ये तो वो होटल ही नहीं है जो हमें कहा गया था। लेकिन जब आप उस होटल से बाहर निकलेंगे तो हरम आपको बहुत करीब पड़ेगा। अक्सर ट्रैवल एजेंट्स इस तरह भी कर लेते हैं कि उन्हीं पैसों में वो आपको करीब
रिहाइश प्रोवाइड कर देते हैं। इससे बड़ी आसानी हो जाती। एक बार जब मैं गई तो हमने थोड़ा दूर वाला होटल लिया था, लेकिन वो बहुत अच्छा होटल था। लेकिन इस बार हमारा होटल जो है वो करीब बहुत था, लेकिन उतना अच्छा नहीं था मक्का का। मदीना का तो बहुत अच्छा था, लेकिन मक्का का उतना अच्छा नहीं था। लेकिन फिर भी ये बात समझ आ गई कि जी ये जो रिहाइश है ये हमें करीब दी गई है, तो यकीनन वो उतने ही पैसों में पड़ी होगी, क्योंकि करीब जो होटल्स होते हैं या तो वो बहुत अच्छे होते हैं या कुछ लो क्लास से बने हुए होते हैं, लेकिन उनके भी प्राइसेस काफ़ी हाई होते हैं क्योंकि वो करीब हो। तो यहाँ पर एक बहुत ही अहम बात बताती चलूँ, अगर आपके साथ कोई ऐसे पेशेंट्स हैं, यानी कि कोई लेडी पेशेंट हैं जिनके साथ चलने में ज़्यादा प्रॉब्लम है या जिन जो ज़्यादा नहीं चल सकती, तो आप मदीना में अपने ट्रैवल एजेंट से बात करके या तो 21-22 नंबर या 25-26 इन्हीं नंबर गेट के पास अपना होटल लीजिएगा, तो ही आपको आसानी होगी, क्योंकि लेडीज़ की ज़ियारत के लिए उस तरफ से दरवाजे होते हैं तो आसानी रहती है। लेकिन अगर आपके साथ जेंट्स ऐसे हैं जो बीमार हैं या जो ज़्यादा नहीं चल सकते, तो फिर आपके लिए 6-7 नंबर बहुत बेस्ट है, क्योंकि 6 नंबर से जैसे ही आप अंदर एंटर होते हैं तो बाबू सलाम है और वहीं से जेंट्स अंदर चले जाते हैं सलाम के लिए। होप मैं अपने तमाम पॉइंट्स क्लियर कर पाई हूँ और आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ मालूमाती लगी हो और कोई ऐसा पॉइंट हो जो आपको लगा हो कि जी ये पॉइंट बहुत अच्छा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो मुझसे तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। मैं कोशिश करूँगी कि हर सवाल जितने मेरे पास आ रहे हैं मैं आहिस्ता आहिस्ता हर सवाल के ऊपर वीडियोज़ बनाती रहूँ। अल्लाह पाक हम सबको हरमैन शरीफैन की बाअदब और कबूलियत वाली हाज़िरी बार बार नसीब करें। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।